औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि काइंडली इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, ताकि ये चैनल जो है ना स्पेशली उन बच्चों तक आसानी से पहुंच सके जो बच्चे महंगी एकेडमियों में नहीं जा सकते या महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते या उनके पास अच्छे टीचर्स की जो है ना वो कमी है, अच्छे टीचर उनके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चों तक जो है ना जब ये चैनल पहुंचेगा तो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकेंगे। मेरा मेन मकसद क्या है कि अपना जो मेरे पास जितना भी नॉलेज है ट्रांसफ़र करना दूसरों तक, ठीक है, इंसानियत की खिदमत करना। अब आप लोगों पे जो है ना आप लोगों पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें। स्पेशली अगर आप लोग 10th क्लास से हैं, 11th से, 12th से हैं, किसी भी ग्रेड से हैं, जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का भी जो है ना इंसानियत की खिदमत की तरफ यानी कि एक ये स्टेप होगा। बेसिकली हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी यानी कि बेवजह पोस्ट शेयर करते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को शेयर करने से जो है ना हम लोग ग्रीज करते हैं सिर्फ इसी वजह से कि मींस के यानी कि हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। स्टडी की तरफ आना या ये चीज़ें जो है ना हमें नागवार गुजरती हैं। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना शेयर किया करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब करना या एक शेयर करना या किसी यानी कि ये सोच के शेयर करना कि दूसरे बच्चे जो है ना इससे इल्म हासिल करें, उनको फ़ायदा हो, तो आप लोगों को जो है ना इसमें यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सवाब का काम है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का इंसानियत की खिदमत की तरफ जो है ना वो भी एक स्टेप होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। बेसिकली हम लोग जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने दो टाइप्स की थी। दो टाइप्स कौन कौन सी थी? एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल था और दूसरा गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने जो है ना वो कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो गैल्वेनिक सेल। हम अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है कि अगर उसके अंदर केमिकल है, हम बाहर से क्या दें, इलेक्ट्रिक करंट दें, जो उसके अंदर केमिकल पड़ा हुआ है वो है क्या है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करता। बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो रिएक्शन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा और उसके बाद यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे। तो वो हमारे पास कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके बाद हाफ डेफिनेशन ये थी कि अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ना दें, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो केमिकल पड़ा हुआ है या दो डिफरेंट केमिकल पड़े हुए हैं, जब हम आपस में उनको कनेक्ट करते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो वहाँ पे, ठीक है, यानी कि खुद ब खुद रिएक्शन और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, तो इसको जो है ना हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। ये दूसरी सेल की टाइप है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी। ये दोनों चीज़ें जो है ना उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल कर लिया है और आज हमारा जो टॉपिक है वो गैल्वेनिक सेल। तो चलते हैं गैल्वेनिक सेल की तरफ। गैल्वेनिक सेल की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल और उसके बाद वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल बेसिकली गैल्वेनिक सेल की आगे जो है ना वो टाइप है। डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़े, ठीक है, खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो वहाँ पे, तो इस सेल को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल बोलते हैं इसको। तो गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल की आगे जो एग्जांपल है वो क्या है, डैनियल सेल है, जो कि यूज़ करते हैं हम गाड़ियों की जो है ना वो जो बैटरियां हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, गाड़ियों में यूज़ होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टॉयज़ होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है ये। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बेसिकली हमने जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल किया था उसके अंदर हमने एक ही केमिकल यूज़ किया था। एक केमिकल था हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक ही इलेक्ट्रोलाइट था और हमारे पास एक ही बीकर था और बीकर के अंदर एक ही बीकर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डिप किए हुए थे हमने, ठीक है। ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं है। इसमें यानी कि दो अलग अलग क्या है कि हाफ सेल है, यानी कि सेल पूरा एज ए कम्प्लीट पूरा एक सेल है, उसके अंदर मज़ीद यानी कि एक सेल को हमने डिवाइड किया हुआ है दो हाफ सेल के अंदर, और दोनों हाफ सेल के अंदर सेपरेट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर के अंदर थे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बीकर के अंदर होंगे और हर बीकर के अंदर
यानी कि दोनों बीकर के अंदर अलग अलग से इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होंगे। उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट था, लाइक NaCl हमने यूज़ किया था, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हमने करवाया था, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट जो है ना वो केमिकल होंगे या दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होंगे। आगे चल के देखते हैं। अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेल। गैल्वेनिक सेल 2 सेल पे मुश्तमिल है। ईच कॉल्ड हाफ सेल। दोनों को क्या बोलते हैं? हाफ सेल बोलते हैं। फ़र्ज़ करें ये पूरा सेल है एक, इसमें हाफ सेल ये है और हाफ सेल ये है। कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है इन दोनों को। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है ये हम आगे चल के देखते हैं। इन ईच हाफ सेल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर मोलैरिटी। बेसिकली ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड हैं और इनके अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन यूज़ किए हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है, यानी कि प्योर जिंक है, प्योर जिंक मेटल है। तो इसका सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है? जिंक सल्फेट हो सकता है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट का हम सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब क्या है कि जिंक मेटल है और इसी का हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, जिंक सल्फेट, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में है। वो किसके अंदर है? वो यानी कि यहाँ पे हमने यानी कि इस बीकर के अंदर रखा हुआ है। यानी कि जिंक मेटल जो इलेक्ट्रोड है उसको उसके अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डबोया हुआ है या डिप किया हुआ है। समझ आ गया? इसी तरह ये दूसरा, अगर फर्ज करें ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। यानी कि गैल्वेनिक सेल के अंदर ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसका अपना सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, इन जो यहाँ पे सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट और यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशंस हैं, बेसिकली इनकी मोलैरिटी कितनी है? 1 मोलर। दोनों की मोलैरिटी सेम रखनी है, 1 मोलर। द लेफ्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक मेटल। अच्छा, यहाँ तक हो गया था। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर एक्सटर्नली। फिर क्या हुआ है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं फिर इनको जो है ना एक्सटर्नली एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने बैटरी से इनको नहीं जोड़ा क्योंकि हम वायर से इलेक्ट्रिक करंट तो सप्लाई तो नहीं कर रहे, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी है। और उस जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है या कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ये वोल्ट मीटर बेसिकली क्या करता है? वोल्टेज को जो है ना वो शो करता है कि कितनी वोल्टेज जो है ना यानी कि प्रोड्यूस हो रही है सेल के अंदर। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। इस वोल्ट मीटर से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली यानी कि वायर से एक तार के जरिए जोड़ा गया है और उस तार में जो है ना हमने क्या लगाया हुआ है? वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। The left half cell consists of zinc metal electrode dipped in 1 molar zinc sulfate solution। ये जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है इसके अंदर हमने क्या जिंक मेटल का रॉड यूज़ किया है, एक जिंक मेटल का, और जहाँ पे जो सोल्यूशन यूज़ किया है वो क्या है? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद while right half cell consists of copper metal dipped in copper sulfate solution। जो राइट हाफ सेल है उसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उसका जो सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ किया है वो क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। बोथ सेल्स आर कनेक्टेड बाय यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज which have jelly type strong electrolyte and used to keep the solutions of two of cell neutral by providing a pathway for migration of ions as shown below। बेसिकली कहता है कि इन दोनों सेल को हमने यू शेप, ये देखिए आप यू शेप है, उल्टा यू बना हुआ है, ये यू शेप सॉल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, एक लम्हे के लिए आप लोग फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है। जब सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, जब आप दोनों ये इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जब दोनों को आपस में आप कनेक्ट करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा वो ज़रा शॉर्टली बताता हूँ आप लोगों को। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे ये दोनों मेटल है, ये जिंक मेटल है और ये कॉपर मेटल है। और ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जब भी हम दो मेटल एक दूसरे के कंपैरिजन में रखते हैं तो दोनों में से एक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और दूसरी की कैपेसिटी कम होती है। जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों मेटल को आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी कम होती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन शो करेगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी लूज़ करने की कैपेसिटी कम होगी वो क्या करेगा? रिडक्शन शो करेगा, वो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिस तरह ये जिंक है और ये कॉपर है, अब जिंक और कॉपर में जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। या आप दूसरे मानों में कह सकते हैं कि कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और जिंक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम है। जब जिंक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम है
तो फिर क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और फिर ये कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ आ गई है? तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा आप देखें तो जैसे ही जिंक क्या करेगा, ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ये जो जिंक का रॉड है, जैसे ही आप दोनों कनेक्ट करेंगे, जिंक का रॉड क्या करेगा, ये जो जिंक है, जिंक का रॉड है, प्योर जिंक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर यानी कि वायर के ज़रिए ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, दूसरी साइड पे राइट साइड पे जाना शुरू कर देंगे। और जो Zn+2 है वो यहाँ पे Zn+2 बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पे पहले न्यूट्रल सोल्यूशन था, यानी कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, तो वो इक्वल यानी कि Zn+2 और SO4-2 यानी कि जिंक पॉजिटिव और सल्फेट जो -2 है ये इक्वल आयन थे। लेकिन जैसे ही ये जिंक जो है यहाँ से घुलना शुरू हुआ इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर, तो क्या हुआ, Zn+2 यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए। जब Zn+2 यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए हैं तो जाहिर है क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर जो दूसरी साइड पे क्या होगा, दूसरी साइड पे आप देखें यहाँ पे कॉपर है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जो Cu+2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर मेटल के अंदर, जो कि इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो Cu+2 है इसकी यहाँ पे क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई? सोल्यूशन के अंदर Cu+2 की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी और इधर Zn+2 की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ पे Zn+2 की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो गई, यहाँ पे Cu+2 की क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई, तो दोनों साइडों पे इस क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए फिर हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। अब साल्ट ब्रिज का क्या काम है, साल्ट ब्रिज के अंदर भी बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पे मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पे Zn+2 की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, तो यहाँ से नेगेटिव आयन आएंगे, ठीक है, जो कि Zn+2 क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ आ गई? और इस साइड पे सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं, कॉपर Cu+2 आयन कम हो रहे हैं, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर मेटल के अंदर, और सल्फेट आयन है वो क्या है, बढ़ रहे हैं। जब सल्फेट आयंस की क्वांटिटी फिर नॉर्मल करने के लिए ये साल्ट ब्रिज पॉजिटिव आयन इधर देगा। समझ आ गई है? वो पॉजिटिव आयन सल्फेट आयन को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह साल्ट ब्रिज क्या करता है, फिर साल्ट ब्रिज दोनों साइडों पे सोल्यूशन को न्यूट्रल रखता है, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ आयंस को इक्वल रखता है। ऐसे ना हो कि यानी कि इस साइड पे आयन ज़्यादा हो जाए, इस साइड पे कम हो जाएंगे। अगर इस साइड पे ज़्यादा हो जाएंगे, इस साइड पे कम हो जाएंगे, तो क्या होगा कि सेल थोड़ी देर के लिए वर्क करेगा, थोड़ी देर के लिए सेल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और फिर ये सेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो बल्ब कुछ देर के लिए जलेगा और फिर उसके बाद वर्क करना छोड़ देगा। तो इस वजह से साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो क्या है कि वो दोनों साइडों पे आयंस की जो क्वांटिटी है उसको क्या रखता है, न्यूट्रल रखता है। ये बेसिकली साल्ट ब्रिज का काम है। तो इसके अंदर जेली टाइप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि एंड यूज टू कीप द सॉल्यूशंस टू हाफ सेल न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो क्या करता है, यानी कि माइग्रेशन ऑफ आयंस होती है, यहाँ से जो है ना आयंस माइग्रेट करेंगे, यहाँ से मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जहाँ पे जिस आयन की कमी होगी वो यहाँ से आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे किसी की आयंस की कमी होगी तो वो आयन इधर से आ जाएगा, यानी कि ये साल्ट ब्रिज आयंस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह जो है ना ये दोनों जो हाफ सेल हैं वो क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे और ये कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहेंगे। ये साल्ट ब्रिज का ये फंक्शन था। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अच्छा यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो है ना एनोड है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये कैथोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर देखा था कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। बेसिकली वहाँ पे हम एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे और एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वहाँ पे जो आयंस थे, ठीक है ना, वहाँ पे आयंस थे, एक नेगेटिव आयन था और एक पॉजिटिव आयन था, और नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की वजह से वहाँ पे एनोड के ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव था, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। लेकिन यहाँ पे जो एनोड और कैथोड है, यहाँ पे दोनों मेटल हैं, ये जिंक मेटल है और ये कॉपर मेटल है। अब बेसिकली ये अगेन बहुत वास्ट केमिस्ट्री है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत वास्ट है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा यानी कि लिमिटेड सी चीज़ें बताई गई हैं। होता ये है कि दो मेटल जब आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो दोनों मेटल में से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है दोनों मेटल की वो डिफरेंट होती है, ठीक है। दोनों फ़र्ज़ करें दो मेटल हैं आपस में, जब आप दोनों मेटल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक मेटल की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो दूसरे से में भी ज़्यादा हो। अब जिस तरह यहाँ पे जिंक और कॉपर हैं, जिंक और कॉपर अगर दोनों मेटल हैं, दोनों मेटल की जो रिडक्शन पोटेंशियल है
इलेक्ट्रॉन गेन करने का यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिंक। तो इस वजह से जब आप ये दोनों मेटल को कनेक्ट करेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, कॉपर में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका, तो जाहिर है कि ये फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो गेन करेगा। इसी तरह मेटल के डिफरेंट पेयर होते हैं। आप यानी कि जो भी मेटल आप रखेंगे दूसरी साइड पे, तो यही रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे क्या होगा, वहाँ पे एक मेटल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मेटल रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे जिंक जो है ना, चूँकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो जिंक है फिर ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। जब ये ऑक्सीडेशन शो करेगा फिर वो क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा। तो इस तरह जो है ना ये सेल वर्क करते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। द जिंक मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये रीजन लिखा हुआ है इधर। द जिंक मेटल, ये जो जिंक मेटल है, हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन कनेक्टेड विद कॉपर इलेक्ट्रोड। जब ये कॉपर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, तो उस वक्त जिंक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है। बिकॉज कॉपर आयंस हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर की जो आयंस है यहाँ पे वो क्या है, या कॉपर जो है वो क्या है, उसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है देन जिंक। सो कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस इनटू कॉपर मेटल एंड डिपॉजिट। इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आएंगे, फिर तो क्या होगा, ये कॉपर सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट, वैसे ना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट फॉर्म है, तो जाहिर है वहाँ पे क्या होंगे, आयंस होंगे, कॉपर +2 और सल्फर -2। तो इस तरह ये जो Cu+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी कॉपर का यानी कि रॉड है, तो इसी के ऊपर मजीद और कॉपर जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा प्योर फॉर्म में कॉपर। ठीक है, और इधर से ये जो जिंक मेटल रॉड है, जिंक का जो रॉड है, ये क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जिंक मेटल है ये न्यूट्रल जिंक है, ये जिंक किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, न्यूट्रल जिंक का मॉलिक्यूल होगा तो वो Zn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जनरेट करेगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएंगे कॉपर की तरफ दूसरे इलेक्ट्रोड पे, और यहाँ पे जो जिंक Zn+2 है वो सोल्यूशन के अंदर जाता रहेगा। यानी कि इसका मतलब है कि जो जिंक का जो रॉड है वो आहिस्ता आहिस्ता घुलता जाएगा पानी के अंदर, सोल्यूशन के अंदर सॉरी। तो सोल्यूशन के अंदर ये कॉपर का जो जिंक का जो रॉड है ये आहिस्ता आहिस्ता घुलता जाएगा या ख़त्म होता जाएगा, और उस साइड पे कॉपर जो है ना वो क्या कॉपर और ज़्यादा कॉपर बनता जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन ज़्यादा होता जाएगा और वहाँ पे सोल्यूशन कम होता जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की? अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पे जब सोल्यूशन कम होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो फिर जो है ना यानी कि दोनों साइडों पे इक्वल आयन रखने के लिए ये साल्ट ब्रिज जो है ना फिर ये काम करता है। तो ये साल्ट ब्रिज दोनों साइडों पे फिर इक्वल आयंस रखता है। समझ आ गई इस चीज़ की? अब तो आगे चलते हैं। The zinc metal have tendency to lose electrons when connected with copper electrode because copper ions have high reduction potential than zinc, so copper ion gain electron to reduce into copper metal and deposit. As zinc metal is losing electrons, so oxidation takes place at anode. अब जो जिंक है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और उसके बाद क्या है कि वाइल, ये आगे चलते हैं, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फिर क्या हो रहा है कि जो कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड भी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। जस्ट चार्जेस जो है ना वो क्या है कि चेंज हुए हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव है, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर नेगेटिव और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ आप बेशक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर भी देख लीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग है वो एनोड से कैथोड की तरफ ही हो रही है। While copper ions are gaining electrons, so reduction takes place at anode. The transfer of electrons from left to right takes place. The reactions on the two electrodes are given below. Basically क्या है कि लेफ्ट साइड पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस तरह उसकी एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इस तरह कैथोड पे उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इस तरह जो है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं। तो रिएक्शन देखते हैं, हाफ सेल रिडक्शन एट एनोड, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक बेसिकली क्या है, सॉलिड है, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में है, तो वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो जिंक जो है ना वो ऑक्सीडाइज होके जिंक +2 बना रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये जो एक्सटर्नल वायर होगी वहाँ से गुजर के दूसरे यानी कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो है ना वो कॉपर आयन क्या होंगे, यानी जो कॉपर आयन सोल्यूशन में होंगे Cu+2,
वो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो कॉपर सॉलिड होगा ये क्या होगा, यानी कि कॉपर, प्योर कॉपर मेटल, ये वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या है, इस तरह जो है ना ये आप देखें कि जो रिडक्शन है, सही है, वो क्या हो रही है, यानी कैथोड पे रिडक्शन हो रही है और एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास जिंक सॉलिड और साथ में जो कॉपर +2 के जो आयन्स हैं ये लिक्विड फॉर्म में हैं, ये आपस में रिएक्ट करके ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जिंक +2 और साथ में ये कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ पे अगेन देख लें कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है ना, देखें जो लेफ़्ट हाफ सेल है उसके अंदर जिंक +2 की जो नंबर ऑफ आयन्स हैं, यानी कि जिंक +2 जो नंबर ऑफ आयन्स हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं और दूसरी साइड पे कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है और वहाँ पे सल्फेट आयन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है अगर सॉल्ट ब्रिज यूज़ ना करें तो। जब सॉल्ट ब्रिज यूज़ ना करें तो एक साइड पे Zn+2 की क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी साइड पे सल्फेट आयन की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ज़ाहिर है ये जिंक +2 क्या है, ये पॉजिटिव आयन है, तो जो सॉल्ट ब्रिज है वो नेगेटिव आयन देगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा Zn+2 होंगे ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इस तरह दूसरी साइड पे जो एक्स्ट्रा सल्फेट आयन होंगे तो जो सॉल्ट ब्रिज होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन देगा, तो पॉजिटिव आयन सल्फेट जो है एनाइन है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह दोनों साइडों पे जो रिएक्शन है वो क्या रहेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो न्यूट्रलाइज रहेंगे। इन दिस वे अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ गैल्वेनिक सेल एंड करंट टेक्स प्लेस इन अ गैल्वेनिक सेल एंड करंट इज प्रोड्यूस्ड विच यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, बैटरीज, कैलकुलेटर एंड टॉयज। इस तरह जो है ना क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना प्रोड्यूस होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये करंट जो है ना फिर हम यूज़ करते हैं जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ हैं उनको स्टार्ट करने के लिए जो हम बैटरियाँ यूज़ करते हैं उनके अंदर, तो वहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल है वहाँ पे यूज़ होता है, और जो कैलकुलेटर्स हैं और टॉयज़ हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।